आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जेईई मेन के लिए, उनमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, लिमिट्स का ये क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, मतलब LHL निकालना है π/2 पर, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि ये किस फॉर्म में है। अंडर रूट के अंदर ये किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है कि इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म में है। ऐसे ही ना हम लोग पता लगाते हैं लिमिट्स में कि कैसे आगे बढ़ना है। पहले हम लोग फॉर्म पता लगाते हैं और फिर उस फॉर्म के लिए जो तरीके हम लोग को बताए गए हैं, जो हम लोग को तरीका पता होता है, उन तरीकों में से किसी का यूज़ करते हैं और फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी तरफ से सोचो ये कैसे सॉल्व होगा। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 3 पावर 1/2, फिर प्लस tan क्यूब x प्लस 4 पावर 1/4, फिर प्लस tan पावर 4x प्लस 5 पावर 1/5, ऐसे ही पावर 1/6 और 1/8, ठीक है। तो देखो इसमें जो है सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो x टू पावर 1/n अपॉन x, इसको अगर हमें x अपॉन समथिंग पावर 1/n लिखना है तो यहां पर क्या आएगा। अगर जैसे अंडर रूट x है और नीचे x लिखा हुआ है तो अंडर रूट x के अंदर x स्क्वायर आता है ना। हाँ, अंडर रूट के अंदर जब x एंट्री करेगा तो x स्क्वायर होकर एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहां पर जब x इसके अंदर जाएगा तो x टू पावर n होकर के अंदर जाएगा, करेक्ट। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये जो है क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं तुम लोगों को तुरंत दिखा देता हूं। देखो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें ऊपर नीचे अगर हम tan x डिवाइड कर दे तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, tan x से अंडर रूट के अंदर, तो देखो क्या बनता है। ऊपर क्या बनेगा, tan स्क्वायर x प्लस 3 टू पावर 1/2 और प्लस tan क्यूब x प्लस 4 टू द पावर 1/4 और इधर tan पावर 4x प्लस 5 टू द पावर 1/5, ठीक है। और इसमें मैं डिवाइड कर दे रहा हूं किससे, tan x से। और एकदम ऐसा ही काम मैं नीचे करने वाला हूं, tan पावर 6x प्लस 7 टू द पावर 1/6 और प्लस tan टू द पावर 7x प्लस 8 टू द पावर 1/8 अपॉन tan x, ठीक है। हमने ऊपर नीचे tan x से डिवाइड कर दिया। और जब tan x इसके अंदर एंट्री करेगा तो क्या बन के एंट्री करेगा, आप बता सकते हो, बोलो। अगर tan x इसके अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा। हाँ, अपनी तरफ से भी सोचा करो यार, सब कुछ मैं ही बता दूं तुम लोगों को। tan x जब अंदर जाएगा तो tan स्क्वायर x होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब tan स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1 प्लस 3 अपॉन tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ऊपर 1/2। और tan x जब इस वाले टर्म के अंदर जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर घुसेगा तो क्या बनेगा भाई, tan पावर 4 हो के अंदर जाएगा तो 1 अपॉन tan x, भाई tan पावर 4 जाएगा तो tan क्यूब x अपॉन tan पावर 4x ना, तो 1 अपॉन tan x प्लस 4 अपॉन, अब तुम्हें वैसे आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। अच्छा, अब tan x इसके अंदर जाएगा तो 1 अपॉन tan x प्लस 5 अपॉन tan टू द पावर 5x, ठीक है, और 1/5 पावर में, ठीक है। ये तो ऊपर वाली चीज हो गई। और इसके नीचे जब tan x इसके अंदर जाएगा तो 1/6 की वजह से tan पावर 6x बन जाएगा। और जब ये डिवाइड करेंगे इसको तो 1 प्लस 7 अपॉन tan टू द पावर कितना 6x, ठीक है, 1/6। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे ही सब बहुत कुछ इसमें 0 हो रहा है। tan x जब इसके अंदर एंट्री करेगा 1/8 लिखा हुआ तो 1/tan x और प्लस 8 अपॉन tan टू द पावर 8x, ठीक है, और पावर 1/8, ठीक है। तो अब इसमें कुछ खास नहीं, अब बड़े आसानी से तुम इसका आंसर निकाल लोगे। चलो बताओ जल्दी से, ये वैल्यू कितनी होगी। ये 0 है ना। x टेंडिंग टू π/2 माइनस, तो tan x की वैल्यू इन्फानाइट के पास जाएगी तो 3 अपॉन इन्फानाइट, जाहिर सी बात है 0, और स्क्वायर लगा हुआ है तो और इन्फानाइट है ना। ऐसे ये 0, ये 0, ये 0, समथिंग अपॉन इन्फानाइट, है ना। इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट, भाई ऊपर अगर फाइनाइट क्वांटिटी या नीचे इन्फानाइट हो या माइनस इन्फानाइट के पास जाने वाली क्वांटिटी हो तो उसकी वैल्यू 0 के पास चली जाती है, ठीक है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बड़े आसानी से सॉल्व भी हो गया, है ना।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर ये 1 प्लस 0 पावर 1/2 मतलब 1 ही रहेगा, और यहाँ पर ये 0 और उधर 0 और नीचे 1 प्लस 0, ठीक है ना, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो ऐसा हो गया, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, और क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था पर था कुछ नहीं इसके अंदर। तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। समझ में आ गया। और ये सब मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जब लिमिट्स चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने ऐसे काफ़ी चीज़ें करा दिया है मैंने वहाँ पर। तो चलो अब जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये भी कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत हैवी क्वेश्चन आ गया है ना, लग रहा है ना, पर है कुछ नहीं, इसमें दम ही नहीं है कुछ। देखो तुम्हारे अंदर जब दम बहुत होता है तो सामने वाले में दम बहुत कम होता है, ठीक है। सब कंपेयर करके सब होता है, कंपैरिजन में है सारा मामला। तुम कहते हो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसका उल्टा भी कह लिया करो कि हमने बहुत कम तैयारी करी है ना। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है मतलब तुम बहुत बेकार आदमी हो तो अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे तब तुम्हें क्वेश्चंस भी आसान दिखेंगे, ठीक है। तो चलो, लेट अ फंक्शन इज सेटिस्फाइंग एफ एक्स बराबर एफ ऑफ समथिंग, ये पूरा लिखा हुआ है, इतना ढेर सारा है ना। फिर और ए बी सी सब यहाँ पे कांस्टेंट है। ए टू बी सी एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, और बड़े अजीब व गरीब तरीके से ऑप्शंस लिखे हुए हैं, है ना। सॉल्व कैसे करें? तो ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसके बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? ये भाई इसी को तो सोचना पड़ेगा, इसको ही तुम्हें पकड़ना है, ये क्या लिखा हुआ है। और तुमने इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, मतलब इन तीनों को एक साथ जोड़ करके लिखा हुआ हो, ऐसा कहीं कुछ पढ़ा है? तुम्हें याद होना चाहिए या याद आ जाना चाहिए कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो आइडेंटिटी और इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, अरे सॉरी, आइडेंटिटी और इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ पर आइडेंटिटी में कुछ इसके बारे में कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इनफैक्ट ये एक आइडेंटिटी की तरह कुछ होता है इसमें। देखो इसमें जो है ये जो लिखा हुआ है, ये वास्तव में जानते हो क्या लिखा हुआ है? ये एफ एक्स बराबर F1 लिखा हुआ है। ये जो दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये 1 है वास्तव में। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक और तरीके से बता देता हूँ, ये मैं अभी हटा दूंगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ, और इसके अंदर लिखा हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो तुम इसे क्या मानोगे? ये एफ एक्स बराबर F1 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर और 2x कट गया, 1 बचा, तो एफ एक्स बराबर F1 लिखा हुआ है। भुलावे मत रहना कि ये कुछ और है, उसी तरीके से इसमें भुलावे मत रहना कि कुछ और है, ये 1 के बराबर है। अच्छा चलो ठीक है, ये आइडिया कैसे लगेगा? मेन बात तो ये है ना, ये आइडिया कैसे लगेगा? जादू थोड़ी ना है कि तुम्हें, मान लो तुमने नहीं पढ़ा हुआ है इसको, तुम्हारे पास सिर्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, पर तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता। भाई हो सकता है ये 2 के बराबर हो, हो सकता है 3 के बराबर हो, तो कैसे समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं, तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज है ये। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है पहले ये पता लगाया करो। x की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। x की मैक्सिमम पावर 2 है, और x की वैल्यू यहां पर 0 रख दो इस पूरे में तो 1 आ जाता है। x बराबर भाई तुम 0 रख दो तो ये 1 आएगा, ठीक है। x बराबर तुम 1 रख दो तो कितना जाएगा? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 माइनस 2। x बराबर 1 रखने पर भी इस पूरे की वैल्यू 1 आ जा रही है। और x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2 रख दो, कितना आएगा? 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर कितना? अभी ये जो कॉन्सेप्ट जिधर मैं ले जा रहा हूँ ये वास्तव में आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि पावर जितना x का मैक्सिमम पावर जितना होता है उससे एक ज़्यादा अगर वैल्यू से सेटिस्फाई करने लगे तो आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता, जैसे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1 होता है वास्तव में। तुम चाहे तो यहाँ पे x वैल्यू 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ रख लो। ये वास्तव में एक फार्मूला है, ना कि कोई इक्वेशन सॉल्व कर। ये कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आया, तो इसको तुम सॉल्व करने बैठोगे ना तो 1 बराबर 1 पा जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें।
फार्मूले को सॉल्व नहीं किया जाता, फार्मूला तो हमेशा सही होता है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने कहा जाए x बराबर x सॉल्व करो, कहां सॉल्व करोगे भाई, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब तुम ये नहीं कहोगे सर x की पावर 1 है तो इसका एक ही आंसर आना चाहिए, जितना पावर उतना आंसर, ऐसा नहीं कहोगे। होता है कि वो एक आइडेंटिटी हो, वो एक हमेशा सही होने वाली चीज हो, एक फार्मूला हो, है ना। तो ये भी हो सकता है यहां पर, तो यहां पर वही हुआ है। तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर कब होती है, x की वैल्यू 0 1। अगर मान लो सिर्फ 2 ही वैल्यू आती और तीसरी वैल्यू खोजने से भी ना मिलती, तब ये इक्वेशन होता। तो अगर ये इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करके x की वैल्यू पता लगाना है। इक्वेशन है तो सॉल्व करके x की वैल्यू पता लगाना है। और अगर ये आइडेंटिटी है तो इसे याद करना है। आइडेंटिटी को सॉल्व नहीं किया था, आइडेंटिटी को याद किया जाता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज है, क्यों, क्योंकि ये x की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, एंड मैक्सिमम पावर डिग्री के लिए मैं 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री है, x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, और हम x की 3 वैल्यू पा जा रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो 2 से 1 ज्यादा, कम से कम 1 ज्यादा। अरे जब 1 ज्यादा सेटिस्फाई हो गया तो मतलब ये गया, फिर इक्वेशन नहीं रह गया, फिर ये आइडेंटिटी हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता x² + 2x बराबर 1, ऐसा टाइप में होता, तो x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x कोई ऐसी वैल्यू रखने पर जो न सेटिस्फाई करे, अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x की वैल्यू को खोजना है कि आखिर x की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसमें खोजबीन करनी है। जब खोजबीन करनी होती है, x की वैल्यू के बारे में पता लगाना होता है, तो वो इक्वेशन होता है। और जब खोजबीन नहीं करनी होती है और वो हमेशा सही रहा करे, तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। और आइडेंटिटी को पहचानने का तरीका ये है कि x की जो मैक्सिमम पावर है उससे एक ज्यादा और रूट आ जाए, रूट मतलब जो सेटिस्फाई कर जाए। तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, और यहां पर हमने देखा कि x बराबर 0 1 और 2, ये तीनों ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो जब तीनों ने सेटिस्फाई कर दिया तो यहां पर कम से कम 1 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पावर है, तो यहां पर हमने x की 3 वैल्यू ले ली जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइडेंटिटी है। तो यहां पर x बराबर 0 रखने पर ये 1 हो जा रहा है, 1 रखने पर ये 1 हो जा रहा है, 2 भी रखने पर ये 1 हो जा रहा है। तो अब इसके बाद x की और वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे fx बराबर f1 डिक्लेयर कर दोगे कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो, ये 1 के बराबर कैसे, देखो ये इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें x की मैक्सिमम पावर बच्चों 2 है, और हम x की 3 वैल्यूज के लिए इसको 1 पा सकते हैं। देखो यहां पर x माइनस a, x माइनस b अपॉन a माइनस c, या तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो मैं इसको कॉपी करके नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, समय बचेगा। तो मैं इसको यहाँ लेता हूँ। अब इसकी जो वैल्यू है उसके बारे में सोचें। अब देखो इसमें x बराबर अगर a ले लेते हो, इसमें x बराबर अगर तुम a ले लेते हो, रख के देखो इसकी वैल्यू कितनी है। x बराबर a रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x माइनस a लिखा है। जब x बराबर a रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस b, a माइनस c आ रहा है, और यहाँ पे b माइनस a और c माइनस a आ रहा है, ठीक है। तो a माइनस b, a माइनस c, इन दोनों को पलट दो तो b माइनस a और c माइनस a बन जाएगा। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जा रही है अगर x बराबर तुम a लेते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से x बराबर तुम b ले लो, जब x बराबर b रखोगे तो ये दोनों 0 और ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा। तो x बराबर b रखने पर भी इसकी वैल्यू 1 है। अभी तो ठीक है, अभी तो इक्वेशन जैसा होता है, इसके 2 रूट्स हों a और b, मे बी पॉसिबल। अगर ये इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है तो मैक्सिमम पावर जो है उससे ज्यादा रूट्स नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर से अधिक रूट्स आने का मतलब है कि वो फिर इक्वेशन की सीमा को लांघ गया है, फिर वो इक्वेशन के आगे जा चुका है, और कहीं पर भी इक्वल साइन लगा हुआ है तो वो या तो इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है, या तो आइडेंटिटी है जिसे याद करना है, ऐसा समझ लो। तो ए बी के बाद सी रख के देखो सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये 0 ये 0, x माइनस सी ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर c माइनस है c माइनस बी,
और यहाँ पे a माइनस सी, b माइनस सी, ठीक है। तो जो है x बार c रखने पर भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है। कुल मिलाकर के इसमें कम से कम हमें 3 रूट मिल जा रहे हैं, या x की 3 अलग अलग वैल्यूज से इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये पक्का है कि ये 1 ही आएगा। और अगर तुम्हें ये इस तरीके से ना समझ में आया, मान लो ये क्लिक ही नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकते थे, तो आप एक काम करो ना, इन दोनों में से जो कॉमन है x माइनस बी कॉमन ले लो, और नीचे क्या कॉमन है, नीचे a माइनस सी, b माइनस सी, तो b माइनस a और c माइनस a, तो इसको x माइनस बी अपॉन a माइनस सी कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों में। तो x माइनस बी अपॉन c माइनस a लिखा हुआ है ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कॉमन ले लो, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ कटेगा पिटेगा, फिर जो आएगा फिर उसको इससे सॉल्व करो, ठीक है। या तो इन तीनों में एलसीएम ले लो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और सॉल्व करके देखोगे कट कुट के ये 1 ही आ जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप आइडेंटिटी इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा करके तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता लगा लो कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो चलिए उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है f1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है fx जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या है, f1 के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं इसके आगे कर देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैं इधर ले देता हूं, fx जो है वो f1 के बराबर है, तो a से b c f1 dx, और नीचे भी आप f1 कर लीजिए, f1 बाहर आ जाएगा, f1 कट जाएगा, ये सिंपल a से b c dx बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, c इंटू एक्स फ्रॉम a टू b, ठीक है, और इसकी वैल्यू c इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो c इंटू बी माइनस ए आ गया। अब तुम ये देखो c इंटू बी माइनस ए कहीं पर है, c इंटू बी माइनस ए यहाँ पर है, c इंटू बी माइनस ए यहाँ पर है, और हमें पता है कि fx बराबर f1 है, ठीक है। हमें पता है इस क्वेश्चन में कि fx बराबर f1 है, ठीक है। तो c इंटू बी माइनस ए आ रहा है, c इंटू बी माइनस ए, तो c इंटू बी माइनस ए, c इंटू बी माइनस ए, fx अपॉन f1, fx और f1 बराबर हैं, ठीक है। fx बराबर f1 है, तो ये कट करके वास्तव में c इंटू बी माइनस ए ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी और इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और जिनको भी इसके बारे में पढ़ना हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसमें लास्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है आइडेंटिटी और इक्वेशन के बारे में, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये एक और मज़ेदार क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मैं इसके आगे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, वो ये है, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखो और पूरा मज़ा लो इसमें। लेट fx इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 0 से 9, 0 से 9 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है fx, ठीक है, विच इज सैटिस्फाइंग दिस, ठीक है। कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, देख के लग रहा है कि जैसे अरे बाप रे क्या क्वेश्चन आया, पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। कोई बच्चे कमेंट में लिखते हैं सर ये किस किताब का क्वेश्चन है। अरे बेटा मैं जो है इसमें काफ़ी मैं कोशिश ये करता हूँ, अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें एकदम नए तरीके से सोचना हो, ठीक है। तो ये किस जगह का क्वेश्चन, अगर मान लो मैं किसी जगह का क्वेश्चन देता भी हूँ तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि किस जगह का क्वेश्चन है, ज़रूरी ये है कि तुम एक नई सिचुएशन में डील कैसे करते हो, नई सिचुएशन में तुम्हारे डिसीजंस कैसे होते हैं, तुम किधर मूव करते हो, तुम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो नई सिचुएशन में। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि तुम्हारे सामने मैक्सिमम ये कोई मतलब कि नया सिचुएशन डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए, और तुम लोग नए तरीके से उसको सोच करके सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और ये भी तुमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। f'3 नेगेटिव इंटू f'3 पॉजिटिव प्लस 3, है ना, f'5 नेगेटिव, f'5 पॉजिटिव प्लस 5, और f'7 नेगेटिव, f'7 पॉजिटिव प्लस 7 बराबर 0। ये सब का जो सम है वो 0 के बराबर है। तो मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में आपको पता लगाना है कि एटलीस्ट 1 मैक्सिमा और एटलीस्ट 1 मिनिमा, है ना, एटलीस्ट 1 मैक्सिमा एंड एटलीस्ट 1 मिनिमा, है ना। इस तरह से ऑप्शंस हैं। तो सॉल्व कैसे करें, अब देखो मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ। देखो जो यहाँ पर इन तीनों का जो सम है वो 0 के बराबर है, तो अगर मैं f'3 नेगेटिव, f'3 पॉजिटिव प्लस f'5 नेगेटिव
एफ डैश 5 पॉजिटिव, इसी तरीके से एफ डैश 7 निगेटिव और एफ डैश 7 पॉजिटिव। इसकी वैल्यू निकालो, कितना आएगा? -15 आएगा। देखो ध्यान से, जबरदस्ती यहाँ पे 3, 5 और 7 जोड़कर तुम्हें कंफ्यूज किया गया है। 3 लिखा है तो यहाँ पे 3, 5 तो यहाँ 5, इसका कोई मतलब नहीं था 3, 5 और 7 का। मैंने जानबूझ के ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है, ताकि तुम यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाओ, अरे इसका इससे कोई संबंध है क्या? अरे कुछ संबंध नहीं था, बस आपको उधर ले जाना था। 3 + 5 + 7 को राइट में ले जाओ तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन तीनों का जो सम है वो नेगेटिव है भाई, -15 है तो नेगेटिव है ना, तो 3 क्वांटिटीज का जो सम है वो नेगेटिव है, तो ये इसका मतलब क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर तुम्हारे सामने कहीं लिख दिया जाए ऐसे कि a + b + c बराबर नेगेटिव, 3 चीज़ों का सम नेगेटिव है ना, 3 नंबर्स का जो सम नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि a b c में से कम कोई एक तो नेगेटिव होगा। अच्छा, अपने मन में 3 नंबर लो और उन तीनों नंबरों का जो सम है वो -15 होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अरे तुम 10 नंबर ले लो, कोई 10 नंबर लो और उन सब का जो सम है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब कम से कम कोई एक नेगेटिव हो। सारे के सारे पॉजिटिव हो गए तो सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम तो पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो आएगा नहीं। अगर सबका सम नेगेटिव आ रहा है तो पक्की बात है कि उनमें सब पॉजिटिव हो जाए, पर कम से कम एक तो नेगेटिव होना चाहिए, कम से कम एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर कई नंबरों का सम नेगेटिव है तो उनमें से कम एक तो नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का सम नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 0 0 का सम नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव या 0 0 0 वाला केस भी नहीं, कम से कम एक तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो -17 कर दो, है ना, -17 + 1 कर दोगे तो ये कितना जाएगा? -15 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कम से कम कोई एक तो नेगेटिव होना चाहिए ना, तीनों का सम नेगेटिव आना है, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव होगा और इससे बस हम आइडिया लगा लेंगे। अब देखो, अगर ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव है या इनमें से कोई एक नेगेटिव, इतना कंफर्म हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, हम इतना कह सकते हैं f'3 नेगेटिव, f'3 पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ तो सोचो, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, बात खत्म। भाई दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव, भाई हम पहले ये केस ले रहे हैं कि ये नेगेटिव है तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो, और ये भी दो चीजों का प्रोडक्ट है, अगर ये नेगेटिव है तो पक्की बात है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और अगर पहला वाला केस लें तो ग्राफ कैसा बनेगा एफ का? 3 पर 3 के आसपास, 3 नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 3 के पहले f'3 माइनस पॉजिटिव है तो ग्राफ उठ करके गया और फिर उसके बाद गिरा। देखो ध्यान से, अगर पहला वाला पॉजिटिव है, LHD पॉजिटिव है, RHD नेगेटिव है 3 पर, 3 के पहले स्लोप पॉजिटिव है, 3 के बाद स्लोप नेगेटिव है, हाँ, तो पक्की बात है ग्राफ उठ के गिरा होगा तो एक मैक्सिमा आएगा। और अगर ये वाला केस मान लें, इससे तो ये ग्राफ बना, अगर ये वाला केस मान लें तो f'3 नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे गया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, f'3 नेगेटिव, 3 के पहले स्लोप नेगेटिव, 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव, तो इसका मतलब ग्राफ गिर के उठा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? स्लोप है भाई, स्लोप इनटू स्लोप। LHD भी स्लोप है, RHD भी स्लोप है ना, उसका टेढ़ापन बता रहा है, उठ के गिरा कि गिर के उठा। अगर RHD और LHD इन दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो अगर LHD पॉजिटिव है तो RHD नेगेटिव होगा, और LHD नेगेटिव है तो RHD पॉजिटिव होगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो जो है यही सिचुएशन इस वाले केस के लिए बन रहा है। LHD और RHD दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ग्राफ या तो उठ के गिरा होगा या तो गिर के उठा होगा, तो पक्की बात है या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इतना तो हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। तीनों नेगेटिव हो जाए तो जाहिर सी बात है 3 मैक्सिमा और 3 मिनिमा होंगे, पर हम यहां पर कंफर्म थोड़ा ना है कि ये तीनों के तीनों नेगेटिव है, हम इतना कंफर्म है कम से कम कोई एक नेगेटिव है।
चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव है तो 3 पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। अगर ये नेगेटिव है तो 5 पर मिनिमा है या मैक्सिमा है। उसी तरीके से अगर ये नेगेटिव है तो 7 पर मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो सकते हैं ना कि कम से कम एक मैक्सिमा या एक मिनिमा होगा। तो यहां पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 मैक्सिमा और एटलीस्ट 1 मिनिमा। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर नेगेटिव है और हम ये कह सकते हैं कि इसमें एटलीस्ट एक मैक्सिमा या एक मिनिमा तो जरूर ही होगा। ठीक है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।